क्या हुआ, इतना देर थोड़ी ना लगता है। हट, यहां पर जो 13.526% आया, 0.13526, वो हम 0.15 दिए। फिर यहां से हम बोल रहे हैं रियल रिटर्न कितना है, 1.03। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन 7%, तो ये पता लगाना है 1 प्लस क्या है ये, रिस्क प्रीमियम। 1 प्लस रिस्क प्रीमियम पता लगाना है, -1, तो पहले तो ये 1 उधर गया 1.15, फिर ये दोनों उससे डिवाइड हुआ और फिर 1 माइनस किए तो क्या आ जाएगा, रिस्क प्रीमियम। क्यों अच्छे, हाँ एक्स लगा दीजिए, आरपी के बदले एक्स लिख दीजिए, और फिर ये दोनों डिवाइड हो गया और 1 माइनस हो गया फिर से। क्या यार पागल है एकदम यार, सच में क्या ठीक ही है। हट, 15% इक्वल्स टू, मतलब 0.15 इक्वल्स टू 0.15 इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रिटर्न इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन, छोड़ दीजिए अब, रहने दीजिए, इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम, द होल थिंग -1, तो 0.15 इक्वल्स टू 1.03, 1.07, 1 प्लस रिस्क प्रीमियम -1, -1 को इधर ले आए, ये दोनों को इधर जाके डिवाइड दे दिए, 1 इधर ले आए, तो रिस्क प्रीमियम इक्वल्स टू 1.15 डिवाइडेड बाई 1.03 डिवाइडेड बाई 1.07, द होल थिंग -1। कौन सा वाला -1 हुआ है, जो 1 प्लस रिस्क प्रीमियम के साथ वाला 1 था। तो सॉल्व करके $0.0435, तो 4.35%। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि तीनों से जो नेट में आएगा वो पूछेगा, कुछ उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है। आपको तो इक्वेशन बनाना है, जो फिशर्स इक्वेशन है उस पर डेटा डालना है, बैलेंस मिसिंग फिगर निकालना है, और क्या करना है। क्या क्या नहीं, वो लिखने का जरूरत नहीं होता है। जब नॉमिनल बात कर रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं, वो रिस्क एडजस्टेड ही है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि रिस्क फ्री नॉमिनल है, बात अलग है। प्रॉब्लम रिमेनिंग साइलेंट, इट इज नॉट गिवन इंस्ट्रक्शन, इट इज ऑलवेज स्टेटेड एज द इंटरेस्ट रेट इंक्लूडिंग ऑल द 3 फैक्टर्स। मतलब हम खाली रिटर्न बोले ना 15%, तो भी वही मानना होगा सब मिला के। whenever interest rate is given, it is considering all the 3 factors. If something is not included, then they have to specify, तो वो बोलना नहीं पड़ता। नॉमिनल रेट को हम लोग मनी रेट भी बोलते हैं। नॉमिनल रेट, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट जो होता है ना, उसको वी से मनी रेट ऑल्सो, दूसरा नाम है, नीचे लिख दीजिए। रिस्क फ्री नॉमिनल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री नॉमिनल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री नॉमिनल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री नॉमिनल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री नॉमिनल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री नॉमिनल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट को हम लोग मनी रेट भी बोलते हैं। बाई चांस कोई सम में बोल दिया मनी, तो मनी मतलब नॉमिनल ही होता है, ठीक है। यानी कि ये समझ में आया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट को कैसे निकालते हैं, हर कंपोनेंट को मिला के कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। सिंपल खाली जोड़ना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूरा सिलेबस में नहीं है, सब जगह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, बिकॉज मार्केट में वही चलता है। इससे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन से मतलब नहीं। अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि 1 लाख रुपया अगर बैंक में एफडी किए और बैंक 9% इंटरेस्ट कोट कर रहे हैं, तो मेरे को 1 लाख रुपीज पे 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। यानी कि मुंह से नहीं बोल पाएंगे, मुंह से कैसे बोलेंगे। 1 लाख एक साल बोलता, 1 लाख 9 बोल देता, दूसरा साल बोलता बुद्धि लगा लेता, 5 साल बाद कैसे बुद्धि लगा लेंगे, वो मुझसे कैलकुलेशन नहीं होएगा, कैलकुलेटर में करना है। लेकिन 1 लाख रुपया का वैल्यू 9% इंटरेस्ट रेट से जोड़कर 5 साल बाद क्या होएगा,
उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख and including 9% interest, what will be the value after 5 years is called future value. फ्यूचर की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं, आज की वैल्यू को बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू. तो अगर इंटरेस्ट रेट मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू मालूम है, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं. फ्यूचर वैल्यू मालूम है, इंटरेस्ट रेट मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट रेट. दो तीन चीज है, प्रेजेंट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, दो मालूम है, एक निकाल सकते हैं. वो उसको लेकर थोड़ा कैलकुलेशन से 5-7 तरह का, वो सारा कैलकुलेशन सम करने में काम में आएगा. तो वो क्या कैलकुलेशन से वो ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, लिखते हैं. सम बेसिक कैलकुलेशंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट. सम बेसिक कैलकुलेशंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट. सम बेसिक कैलकुलेशंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. Some basic calculations relating to interest rate, future value, present value. Some basic calculation relating to interest rate, future value, present value. First, पहला calculation. First calculation. Calculating the future value. Calculating the future value of a given sum. 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 एक अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकालना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए डिपॉजिट्स रुपीज 1 लाख. मिस्टर ए डिपॉजिट्स रुपीज 1 लाख. मिस्टर ए डिपॉजिट्स रुपीज 1 लाख in the bank at the rate of 9%, in the bank at the rate of 9% for 5 years. Find out the total amount receivable. Find out the total amount receivable. Find out the total amount receivable to Mr. A. To Mr. A at the end of 5 years. Find out the total amount receivable to Mr. A at the end of 5 years. Find out the total amount receivable to Mr. A at the end of 5 years. एक बार देखिएगा, लिखेंगे बाद में. 1 लाख रुपीज है. अगर एक साल का इंटरेस्ट जोड़ते हैं 9%, तो एक साल बाद 1,09,000 हो गया. फिर सेकेंड ईयर का 9% अगर जोड़ते हैं तो 1 लाख पे 9% और 9,000 पे 9% 810, यानी कि हो जाएगा 9,810. कैलकुलेटर में भी यही आएगा. तो हो गया 1,18,810. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जोड़ेंगे 9%, तो 1,18,810 पे 9%, इससे भी ज्यादा आएगा. मान लीजिए वो आया 10,500 रुपया, यह मन से बोला है. जोड़ के आ गया 1,29,000 समथिंग. फिर चौथा साल का इंटरेस्ट 9% और ज्यादा होगा. ऐसे करके 5 साल तक का जोड़कर 5 साल बाद वैल्यू बताना है. इसके लिए ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं. क्या करना है, जो अभी फिशर्स इक्वेशन बात किया था, 1 लाख, एक साल बाद 1.09, बिकॉज अगर 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 9% करेंगे तो एक साल बाद आएगा. इसमें से 1 लाख कॉमन लेंगे. 1 लाख के बदले 1 प्लस 9% के बदले 0.09, तो ये एक साल का हो गया. दूसरा साल के लिए क्या होगा, इसी के साथ 9% और, तो ये स्क्वायर हो जाएगा. तीसरा साल के लिए क्या होगा, इसी के साथ 9% और, तो ये क्यूब हो जाएगा. तो 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू into 1 plus interest rate to the power n. 1 plus interest rate to the power n. Present value into 1 plus interest rate to the power n. इंटरेस्ट रेट को अगर I से डिनोट करते हैं 1 plus I to the power n. प्रेजेंट वैल्यू को 1 plus I to the power n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू. तो नीचे
फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 plus I to the power n. Future value equals to present value into 1 plus I to the power n. मतलब 1 lakh into 1.09 to the power 5. 1 lakh into 1.09 to the power 5. तो कितना आएगा ये? 1,53,862. 1,53,862. एक बार आपका कैलकुलेटर दीजिए ना, बिकॉज उसका वाला ठीक है इसलिए वही वाला लाने बोल रहे हैं. उसमें तो पता नहीं चल रहा था ना आई सॉल्व करना पहले. ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर का मॉडल है FX 991 MS. FX 991 MS. FX 991 MS का और भी मॉडल होता है इसी मॉडल का. लेफ्ट हैंड साइड में दो बटन है. टॉप लेफ्ट हैंड साइड में बटन के ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट. शिफ्ट. उसके नीचे वाला बटन के ऊपर लिखा हुआ है येलो में सॉल्व, और सॉल्व के बगल में इक्वल टू का साइन है. जिस कैलकुलेटर में ये दोनों बटन होंगे वही कैलकुलेटर खरीदना है. लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है शिफ्ट, शिफ्ट के नीचे है सॉल्व, सॉल्व के ऊपर बटन पे है येलो में सॉल्व और इक्वल टू. ये कैलकुलेटर से हम लोग को थोड़ा ज्यादा फायदा होएगा, और अगर कोई दूसरा खरीदेंगे फिर आपको ही समझना पड़ेगा कैसे कैलकुलेशन होएगा उसका बुक पढ़कर. तो इसलिए अगर ये वाला खरीदेंगे तकलीफ कम होएगा. हो सकता है मार्केट में एक दुकान में नहीं मिलेगा, 4-5 दुकान ढूंढेंगे मिल जाएगा. FX 991 MS मॉडल है. लेफ्ट हैंड टॉप बटन है शिफ्ट, शिफ्ट के नीचे बटन है सॉल्व, सॉल्व के बगल में लिखा हुआ इक्वल टू. इतना बात मेरे को इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को चाहिए. वो सब कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करना है 5 बार. इसमें क्या होगा, टू द पावर 5 एक बार में आ जाएगा. अगर 50 बार होता तो 50 बार करते, हो सकता 50 बार करते 49 बार ही हुआ होगा. तो इसलिए वो सब कैलकुलेटर एग्जाम में P3 में P1 में नहीं चलेगा. यू हैव टू हैव दिस कैलकुलेटर, एंड जनरली यू शुड हैविंग बोथ द कैलकुलेटर. दिस टू डू एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस, वो नॉर्मल कैलकुलेशन. दोनों कैलकुलेटर एक साथ लेके बैठेंगे घर पे भी पढ़ने के टाइम पे और क्लास में भी जब P1 का क्लास करेंगे, बिकॉज इन दैट केस आपको ज्यादा समझ में आएगा कैलकुलेशन भी, बिकॉज कैलकुलेशन भी तो करना है ना, उससे वो इंपॉर्टेंट बात है. तो इस कैलकुलेटर में हम ये पूरा चीज लिख सकते हैं. कैलकुलेटर में 1 लाख लिखा, 1 लाख लिख दिया कैलकुलेटर में. ब्रैकेट, कैलकुलेटर में ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ गया. 1.09 ब्रैकेट क्लोज्ड. कैलकुलेटर में इतना लिख दिया. पावर 5, पावर के लिए एरो, एरो लिखा 5. सारा चीज कैलकुलेटर में बैठा दिया इक्वल टू आंसर. उसमें थोड़ी ना वैसे हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन बी डन इन दिस कैलकुलेटर. नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं करना. और ये कैलकुलेटर खरीद लेंगे, जरूरी है, बिकॉज पूरा सीमा में काम आएगा, फिर P2 में काम आएगा, फिर P3 वगैरह में काम आएगा. इसलिए ये कैलकुलेटर जरूरी है एग्जाम के लिए. ठीक है. और जनरली आप दोनों कैलकुलेटर के साथ काम करेंगे. नॉर्मल भी रखेंगे ये भी, जब गड़बड़ कैलकुलेशन आए इससे नॉर्मल उससे. तो बन गया 1,53,862. 1,53,862 वैल्यू मिलेगी 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करने से 5 साल बाद. अब जब ऐसा लिखते हैं तो स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट है, ये नंबर ऑफ ईयर है. हमारा ये बोलना नहीं है. क्या बोलना है समझिएगा. कभी कभी इंटरेस्ट रेट का जो कंपाउंडिंग होता है वो साल में एक बार नहीं हो कि विद इन द ईयर भी होगा. सपोज हम बोलेगा 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सेमी एनुअली का मतलब होता है कि आपको 1 लाख पे 9% पहले 6 महीना का मिलेगा, तो वो 1,04,500 हो जाएगा. और फिर 1,04,500 पे 9% दूसरे 6 महीना का मिलेगा. तो पहला साल ही आपको 9,000 से ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज 6 महीना का 4,500 और दूसरे 6 महीना का और ज्यादा.
यानी कि कंपाउंडिंग अगर विद इन द ईयर है तो इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा, तो वो ऐसे कैलकुलेशन करने से थोड़ी ना आएगा, वो तो कैलकुलेशन करने से इतना ही आएगा। अगर बोलेगा इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि कंपाउंडिंग के बीच में गैप कितना है, 6 महीना का, तो आपको इंटरेस्ट रेट 6 महीना का लिखना है। तो अगर साल का 9% बोल रहे हैं, 6 महीना का क्या हो गया 9/2, 4.5%। और 5 साल में कंपाउंडिंग कितना बार होगा 10 बार, तो पावर भी 5 के बदले क्या लिखना है 10, तो वैल्यू इससे ज्यादा आएगा। यानी कि इंटरेस्ट रेट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द ईयर, एन इज नॉट द नंबर ऑफ ईयर, इंटरेस्ट रेट इज इंटरेस्ट रेट फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड एंड एन इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन दैट पीरियड। साल और ये सब मत याद करिए, इंटरेस्ट रेट फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड एंड एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन दैट पीरियड। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो कंपाउंडिंग पीरियड 6 महीना है, 6 महीना का इंटरेस्ट रेट 4.5%, और 5 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग 10 बार हो जाएगा, एक साल में 2 बार, यानी कि 10 लिखना है। तो सॉल्व करेंगे इससे ज्यादा आएगा। नीचे सपोज इन द अबव एग्जांपल interest rate is 9% per annum. Suppose in the above example, interest rate is 9% per annum compounded semi-annually. Suppose in the above example, interest rate is 9% per annum compounded semi-annually. Suppose in the above example, interest rate is 9% per annum compounded semi-annually. Per annum ही है लेकिन compounded semi-annually है। Then the total amount receivable at the end of 5th year. Then the total amount receivable at the end of 5th year. Then the total amount receivable at the end of 5th year. Then the total amount receivable at the end of 5th year. Then the total amount receivable at the end of 5th year. Then the total amount receivable at the end of 5th year. 5वें साल कितना पैसा मिलेगा, नीचे future value equals to 1 lakh into 1 plus 9% divided by 2 और ऊपर में 5 into 2, मतलब जिससे इंटरेस्ट रेट डिवाइड हो रहा है उसी से n भी क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बन गया 1 लाख इंटू 1.045 टू द पावर 10, 1 लाख इंटू 1.045 टू द पावर 10। बोलिए भाई 1,55,296, ऊपर से 2-2,500 ज्यादा है, 1,55,296, बिकॉज आपको इंटरेस्ट के ऊपर साल में एक बार नहीं मिला, साल में 2-2 बार इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई ज्यादा हो गई। सो इन फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन interest rate is interest rate. In future value calculation, I is the interest rate. I is the interest rate for each compounding period. In future value calculation, I is the interest rate for each compounding period. I is the interest rate for each compounding period. And n is the number of times compounding, and n is the number of times compounding in that period, and n is the number of time compounding in that period, and n is the number of times compounding in that period, n is the number of times compounding in that period. समझ रहे बात? I is the interest rate for each compounding period, n is the number of times compounding in that period. अब जो भी एग्जाम का पेपर है और या जो बुक्स है, बुक में शुरू में अलग अलग 4 टेबल बना हुआ है, 4 पेजेस में, आप मत देखिए, खाली मैं बोल रहा हूं। उसमें यहां पर ऊपर में इंटरेस्ट रेट है 1%, 2%, 3%, ऐसे करके एक पन्ना में ऊपर है 15%, नीचे है 16, 17, 20, 30 तक, और यहां n है 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। मेरे को n क्या देखना है 10, और इंटरेस्ट रेट क्या है
4.5, इसके सामने ये जो वैल्यू रहेगा 10 के सामने 4.5 के नीचे वो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया हुआ वैल्यू रहेगा। तो अगर हम 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यही आएगा। ये जरूर है कि आपको टेबल में 4.5% इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, टेबल में खाली क्या है, एकदम राउंडेड ऑफ फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4.5% हो तो कैलकुलेटर ही करना होगा। लेकिन ऊपर वाला जो 5% था ना, 9% और 5, वो कैलकुलेटर मिल जाएगा। यानी कि टेबल में ये लोग ये नहीं बोल रहे कि ये ईयर है, ये आपका वही वाला एन है जो आप एन समझते हो, आपका वही इंटरेस्ट जो है। आपको क्या दिया हुआ है टेबल में, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप एग्जाम का पेपर में भी टेबल से देखकर वैल्यू इंटू 1 लाख कर सकते हैं, लेकिन 4.5% का वैल्यू नहीं रहेगा, वो कैलकुलेटर ही करना होगा। यानी कि टेबल में इस 1 + i टू द पावर n को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ i एंड n। एक पर्टिकुलर i और पर्टिकुलर n के लिए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर पता रहता है, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या दे देता है, फ्यूचर वैल्यू। तो आपको कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करना हो तो आप पेपर, हर पेपर में पीछे फॉर्मूलाज टेबल्स दिया रहता है, उसमें ये टेबल दी रहेगी, उस टेबल से भी फिगर देखकर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है उतना देर में ही कैलकुलेटर में भी होता है, क्वेश्चन यहां कर रहे हैं, पीछे उल्टाए, देखे, फिर लिखे, उतना देर में कैलकुलेटर भी आंसर देते हैं। यानी कि आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन 4.5% तो टेबल में मिलेगा ही नहीं, वो तो कैलकुलेटर ही करना होगा। वो आपकी मर्जी है कैसे प्रोसीड करना है। नीचे, टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू 1 + i टू द पावर n, 1 + i टू द पावर n, 1 + i टू द पावर n is called, 1 + i टू द पावर n is called, 1 + i टू द पावर n is called future value interest factor। 1 + i टू द पावर n is called future value interest factor। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं FVIF फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मतलब क्या हो गया, FVIF फैक्टर, FVIF हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ i एंड n, फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ i एंड n, सो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू FVIF i, n, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, FVIF i, n। इस चीज का क्या मतलब है, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, अब इस पूरे के लिए क्या लिखना है, वो ब्रैकेट का कैलकुलेटेड फिगर। वो ब्रैकेट के कैलकुलेटेड फिगर किससे आया है, एक पर्टिकुलर i और एक पर्टिकुलर n से आया है। तो आपने अगर कैलकुलेटर में केवल ये भी सॉल्व पहले किया होगा या नहीं किया होगा, 1.05 टू द पावर 10 जो आएगा वो यहां लिखेंगे तो भी तो यही आएगा। तो टेबल में से देखकर वो लिख देंगे, हो जाएगा। i और n के बदले क्या लिखेंगे, FVIF 4.5%, 10। FVIF 4.5%, 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 लाख को तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। हम वही बोल रहे कैलकुलेटर में कितना आएगा, नेट में 155,296 ही आएगा, 155,296। मतलब अगर फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं कैलकुलेटर यूज करिए, अगर आपको टेबल देखना है, टेबल में फिगर दिया हुआ है ब्रैकेट वाला, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों चलेगा। इसलिए बेसिक बात यह है कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ मैथमेटिशियन। हम ऐसे ही जबरदस्ती का लॉजिक दे के बता रहा था, अब आगे हम बोलेगा नहीं ये सब कि ऐसे आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब जानने। आपको लॉजिक ग्रास्प करना है कि ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें, फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है, आपको इसको समझना है। फॉर्मूला का काम ही नहीं है, वो तो हम सीधा भी लिखा सकते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने का। ये हम खाली ऐसे ही बताया, एक पहला वाला, दूसरा आगे से बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्यों कैसे आया फॉर्मूला, अपने ये थोड़ी ना सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रूफ थ्योरम थोड़ी ना चल रहे हैं। अपने तो बात कर रहे हैं लॉजिक कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्यों निकलती है, इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर वैल्यू कैसे जोड़ी जाती है, उसका बात कर रहे हैं।
नीचे दूसरा कैलकुलेशन, सेकेंड कैलकुलेशन। ये पहला कैलकुलेशन था फ्यूचर वैल्यू निकालना, दूसरा कैलकुलेशन कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन सम, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन सम, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन सम, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन सम। नाउ सोचिए, हमको अपना बेटा को आज से 20 साल बाद यूएस पढ़ने भेजना है। समझ लो सच में हम बोल रहे हैं, अभी अभी हम सोचा है, समझ लो कि हम अपना लड़का को 20 साल बाद यूएस पढ़ने भेजेगा। तो हमको उस समय उसको यूएस भेजने के लिए पैसा चाहिएगा, कितना चाहिएगा पता नहीं है, रुकिए थोड़ा और डिटेल में जाना होगा। यूएस में कौन सा यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने भेजेंगे उसको, वेयर, वहां आज के दिन फीस क्या है और 20 साल बाद फीस क्या होगा इन्फ्लेशन लेकर। यानी कि पहले हमको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद देखना है उसका फीस आज के दिन क्या चल रहा है। मान लो उसका आज के दिन एनुअल फीस इंडियन करेंसी में 20 लाख, आज के दिन इंडियन करेंसी में इट इज 20 लाख। हम 20 साल बाद अपना मुन्ना को भेजेगा, तो 20 साल बाद 20 लाख के बदले कितना होने की संभावना है। अगर यूएस में इन्फ्लेशन हिस्ट्री देखेंगे तो यूएस में इंडिया जैसे इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं है। यूएस में इन्फ्लेशन 2% मोटा मोटी होता है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं 20 साल भी 2% इन्फ्लेशन होगा। तो जो 20 लाख है उसका वैल्यू 20 लाख इंटू 1.02 टू द पावर 20 हो जाएगा। मान लीजिए वो सॉल्व करके आया 30 लाख रुपया, मान लीजिए। यानी कि हमको अपना बेटा को आज से 20 साल बाद यूएस पढ़ने भेजना है, उसके लिए हमको 30 लाख रुपीस चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आज ही बैंक में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करें जो 20 साल बाद कितना बन जाए, 30 लाख। तो मेरे को 20 साल बाद का टेंशन रहेगा क्या, टेंशन फ्री, हम तो पहले से ही जमा करके रखा है। लोग घर में लड़की है शादी करना है तो पहले से पैसा जमा नहीं करता है, वैसे ही है कि आपको फ्यूचर में उसको पढ़ाने भेजना है तो आपको आज अरेंजमेंट करना है, कल के लिए आज। तो अगर 30 लाख के बदले हम कितना पैसा बैंक में जमा करें जिससे कि वो 20 साल बाद 30 लाख बन जाए, हमको ये कैलकुलेट करना है। बैंक में हम गया, बैंक हमको बोला आप एफडी करेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट 9% देंगे हम लोग। तो 30 लाख से कम जमा करना पड़ेगा आगे की बेसी, बिकॉज कम जमा करेंगे वो तो इंटरेस्ट के साथ 30 लाख होगा। अभी हम लोग 1 लाख में इंटरेस्ट जोड़ रहे थे तो 155 टू 96 आ रहा था। अब 155 टू 96 से 1 लाख लाना है, कैसे लाएंगे। अगर नॉर्मल एकदम इंसान, हम लोग को भगवान कुछ भी दिया है यहां पर, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि जो हम लोग 1 + i टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो क्या होगा, 1 + i टू द पावर n से डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से कम आएगा। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट के साथ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट छोड़कर। तो जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड देंगे, किससे, 1 + i टू द पावर n से। i क्या, वही इंटरेस्ट रेट फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड, n क्या, वही नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग। तो डिवाइड देने से प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो अगर हम 30 लाख को डिवाइड देगा 1.09 टू द पावर 20 तो सॉल्व करके आएगा। तो उतना पैसा अगर हम आज जमा कर देता है, टेंशन ओवर। बेटा के लिए अरेंजमेंट रेडी है कि भाई तुम 20 साल बाद बड़ा हो, पढ़ो, टेंशन खत्म। आपका पापा लोग भी किया होगा, सभी को ही करते हैं। जब अपने आप के ऊपर चीज आती है तब आदमी करते हैं, दूसरा का समझ में नहीं आता उसको। जब अपने ऊपर आता है कि समझ लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यह सोचना है कि मेरे को मई में पास होना है, तो आज मैं कैसे पढ़ाई करूं, किस तरह से पढ़ूं, अच्छे से कैसे पढ़ूं। ये नहीं कि बेकाम का खाली इसको पढ़ रहे हैं नौटंकीबाजी, अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ना है। हमारा यहां कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको फॉर्मूला प्रूफ कराना है, बिकॉज अपना पढ़ाई का लॉजिक वो लगा ही नहीं रहे हम लोग, फॉर्मूला थोड़ी ना बात कर रहे हैं। अपने चीज का लॉजिक को समझना चाह रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज निकालते हैं, क्या कैलकुलेशन हो रहे हैं। और ये क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट में पैसा अभी लगाएंगे, मिलेगा 5-10 साल बाद। तो ऐसे थोड़ी ना कंपेयर करेंगे 5 साल बाद आज से ज्यादा मिला अच्छा है, वो तो मिलेगा ही। इधर उधर लाना पड़ेगा ना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, उसके लिए कैलकुलेशन समझ रहे हैं हम। ये कैलकुलेशन इसलिए समझा रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन का लॉजिक समझ में है, फॉर्मूला की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ना तो फॉर्मूला में ध्यान लगाइए, ऐसे इंटू क्यों हुआ, डिवाइड, वो काम का ही चीज नहीं है।
अगर लॉजिकली बोले तो पेपर के अंदर पीछे फॉर्मूला में ये सब लिखा रहता है। जो पेपर देगा ना 1.5 पेज फॉर्मूला लिखता है, उसके अंदर लिखा रहता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो अब क्यों याद करेंगे? कोई पागल है क्या हम लोग? फॉर्मूलाज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमर्स पर्सन, फॉर अ साइंस ग्रेजुएट पर्सन साइंस के अंदर फॉर्मूला कैसे आया उसका एरिया अलग है। हम लोग को फॉर्मूला डिराइव थोड़ी ना करना, हमको तो लॉजिक ग्रास करना है। इसलिए फॉर्मूला पे ध्यान मत दीजिएगा। मेरा बात सुनने के बाद भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हम क्या बोल रहे हैं, वो खाली फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, जीवन ही फॉर्मूला। तो फिर ये क्यों करना है? फिर साइंस करते, फिर तो मतलब ही नहीं है। तो लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। नहीं, हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया क्या? नहीं नहीं 9%, लेकिन हमको ये तो बोलना होगा ना कि हमको 20 साल बाद चाहिए कितना है, वो फिगर तो ले लेंगे। ऊपर में लास्ट लाइन क्या लिखा था? कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गिवन सम। वो तो खाली जनरल लिखा, लिख दीजिए, एक लाइन लिख देते हैं वहां। अच्छा ये भी लिख दे, कोई बात नहीं है, इसके नीचे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी रिक्वायर रुपीज 30 लाख, मिस्टर बी रिक्वायर्स रुपीज 30 लाख, मिस्टर बी रिक्वायर्स रुपीज 30 लाख at the end of 20 years. Mr. B requires rupees 30 lakh at the end of 20 years. Mr. B requires rupees 30 lakh at the end of 20 years. Interest rate is 8%. Interest rate is 8%. Per annum compounded quarterly. Interest rate is 8% per annum compounded quarterly. Find out the amount to be deposited today. 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 So present value equals to 30 lakh divided by 1 plus 8 divided by 4 to the power 20 into 4. 30 lakh divided by 1 plus 8 divided by 4, 8 मतलब 8%, 8% divided by 4 to the power 20 into 4, मतलब 30 lakh divided by 1.02 to the power 80. 30 lakh divided by 1.02 to the power 80. ये आपका कैलकुलेटर में होगा ही नहीं, तो इसीलिए वो कैलकुलेटर चाहिए, मस्ट है। हाँ ये जरूर है टेबल में देखने से हो जाएगा, लेकिन टेबल में भी 2% 80 ईयर्स तक नहीं रहता, टेबल में भी कुछ 15-20 साल ही देता और आगे नहीं देता। तो ये कैलकुलेटर में ही करना होगा एग्जाम में। 130152 केवल, ठीक है। ये तो बहुत टेंशन फ्री बात है यार, यानी कि अगर हमको इतना चाहिए तो आज इतना जमा कर देंगे, टेंशन खत्म। 130152 देख लीजिएगा, फिर से चेक कर लीजिए। हाँ जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वही लिखना है कैलकुलेटर में। 615,329 6,15,329, ठीक, कोई बात नहीं। ये भी वैसे कोई ज्यादा नहीं है, 6,15,329। इतना पैसा अभी जमा करेंगे तो 20 साल बाद का टेंशन नहीं है। 6,15,329 जमा करना है। नीचे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आई टू द पावर n। अगर हम लिखे तो चलेगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, उसको अलग कर दिए 1/1 प्लस आई टू द पावर n, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ब्रैकेट में PVIF। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ब्रैकेट में PVIF।
मतलब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटू PVIF, PV इंटू PVIF I कॉमा N. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू PVIF I कॉमा N. ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो टेबल दी जाएगी वो टेबल में 1/1 प्लस आई टू द पावर n सॉल्व किया हुआ है, तो आपको फ्यूचर वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ये इंटू है दादा, ये थोड़ी ना दिया हुआ है, डिवाइड दे के किया, आपको इंटू ही करना है. टेबल वैल्यू से ऑलवेज मल्टीप्लाई ही करना है, डिवाइड नहीं करना है. पूरा वो लोग सॉल्व करके दिया आपको, खाली फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. हम लोग का ज्यादा जो कैलकुलेशन हो प्रेजेंट वैल्यू वाला, फ्यूचर वैल्यू वाला कमती कैलकुलेशन होएगा सम्स में. लेकिन टेबल से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. टेबल में केवल इंटरेस्ट रेट 1 2 3 4 ये सब है, n 1 2 3 4 5 है. अगर फ्रैक्शनल है तो टेबल में नहीं है, तो आपको फॉर्मूला भी चाहिए. और फॉर्मूला क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, पीछे क्वेश्चन पेपर में लास्ट पेज में फॉर्मूला फिर टेबल्स दिया रहता है. तो कोई जन फॉर्मूला भूल भी जाए तो वहां से देख सकता है, वो कोई टेंशन नहीं. फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. ठीक है, मेरे को लगता है इतना रहने देते हैं इससे रिलेटेड, और E3 पढ़ेंगे. 5 मिनट ब्रेक लेते हैं. ठीक है, E1 पढ़ेंगे, सॉरी.